स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 2 के बारे में। आज पूरा वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको आज बताने जा रहे हैं चैप्टर 2 का ऑल डिफिनीशन और ऑल चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है? 2 है, चैप्टर 2। लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए और पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से जान लीजिए और नोट करिए अपने कॉपी में साथ ही साथ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। एरिस्टोटल तो एरिस्टोटल दो भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर बांटा गया है इसे। पहला पादप हो गया और दूसरा जंतुओं। पादप के अंतर्गत 3 आते हैं, पौधे, झाड़ी एवं वृक्ष आते हैं। लेकिन जंतु के आधार पर आरबीसी और 2 आते हैं आरबीसी, एक आते हैं एनीमिया और एक आता है एनाइमा। उसके बाद हम आगे जानते हैं कि द्वि जगत क्या बोलते हैं उसको, द्वि जगत वर्गीकरण का निर्माण किसने किया? द्वि जगत वर्गीकरण का निर्माण किसने किया भैया? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। इससे आप पिछले वीडियो में परिचित होंगे। और द्वि जगत वर्गीकरण का निर्माण कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1765 ईस्वी में किया था। सन 1765 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में किया था। सन 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने द्वि जगत वर्गीकरण का निर्माण किया। तो चलिए इसमें कौन कौन सा जगत है ये हम जानते हैं भैया आज। तो पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमल्स। चलिए उसके बाद हम जानते हैं आगे हम बात करें तो कैरोलस लिनियस की कमियां। अब भैया इसकी कमियां क्या थी इसके बारे में तो हमको जानना ही होगा। उन्होंने एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को एक ही जगत में रख दिया। अच्छा भैया देखिए यहाँ पर गलती क्या की है ये कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को हुआ एक ही जगत में रख दिए। उसके बाद उन्होंने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक वाले जीवों को भी एक साथ ही रख दिए थे भैया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में वो क्या किए थे, उन्होंने स्वपोषी एवं परपोषी को एक ही जगत में रख दिए थे। अब देखिए इनकी 3 कमियां थी जो हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो अब जानते हैं हम 3 जगत वर्गीकरण। 2 जगत वर्गीकरण हो गया, तो 3 जगत वर्गीकरण का निर्माण किसने किया? अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने 3 जगत वर्गीकरण का निर्माण किया। कब? तो 1866 ईस्वी में किया। अभी 3 जगत वर्गीकरण है क्या? चलिए हम जानते हैं आगे 3 जगत वर्गीकरण है क्या। तो 3 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, जिसमें पहला है पादप, दूसरा जंतु और तीसरा प्रोटिस्टा जगत, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण का निर्माण किसने किया ये जानते हैं। तो 4 जगत वर्गीकरण का निर्माण कोपेलिन नामक वैज्ञानिक ने 1938 ईस्वी में किया। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं? तो पहला पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, किंगडम मोनेरा। उसके बाद हम जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण का निर्माण। तो 5 जगत वर्गीकरण का निर्माण RH व्हाइट एकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में किया था। किसने किया 5 जगत वर्गीकरण का निर्माण? RH व्हाइट एकर ने 1969 ईस्वी में। 5 जगत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? तो पहला पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा और 5वां कवक जगत आता है, किंगडम फंगी। अब हम बात करते हैं कि इसका एक पॉइंट है, पॉइंट ये है ना भैया कि 5 जगत वर्गीकरण को कोशिकीय शारीरिक संरचना, कोशिकीय भित्ति, जनन एवं पोषण के आधार पर बांटा गया। इसे किस आधार पर? कोशिकीय शारीरिक संरचना, कोशिकीय भित्ति, जनन एवं पोषण के आधार पर बांटा गया था। उसके बाद 6 जगत के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 6 जगत वर्गीकरण का निर्माण है कार्ल वोच नामक वैज्ञानिक ने सन 1977 ईस्वी में किया था इसे विभाग। अब इस एक बात हम जानने वाले हैं मोनेरा जगत के बारे में। तो मोनेरा जगत क्या है? तो मोनेरा किंगडम को 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में। पहला आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा यो बैक्टीरिया। अब आगे हम जानते हैं कि आगे हम बात करने वाले, देखिए यहाँ पर जानते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या जानते हैं यहाँ पे? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या है नहीं है सो? तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का मतलब है 3, पहला प्रो और ईओ बैक्टीरिया। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल से क्या है नहीं है सो। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत पहला आता है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा आता है ईओ बैक्टीरिया, तीसरा आता है यूकैरियोटिक। आर्ची बैक्टीरिया के अंतर्गत 3 आती है, 3। पहला मेथेनोगेन, दूसरा होलोफिल्स और तीसरा थर्मोएसिड फिल्स। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं 3, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं 4, पादप जगत, जंतु जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत। तो इसको आप नोट करते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत बुझाए लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। इसके बारे में जानते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा जगत, इस जगत में ऐसे जीव को रखा गया है जो एक
एवं प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं उसे मोनेरा जगत कहते हैं। मोनेरा जगत में क्या है, दो ही पॉइंट याद रखिए आप, शॉर्ट में याद रखना सीखिए। एक उसके प्रोकैरियोटिक वाले जीवों को रखा गया है जिसे मोनेरा जगत कहते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं आपको इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि इटी। उसके बाद चलिए जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? सो तो वैसे सूक्ष्म जीव जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? माइक्रोस्कोप का किया जाता है उपयोग। तो चलिए इसके बाद हम जानने वाले हैं आप कि अब जानते हैं जीवाणु के प्रकार, मतलब बैक्टीरिया के प्रकार। अब बैक्टीरिया के कितना प्रकार होते हैं भैया? 4 प्रकार होते हैं। पहला गोलाकार जीवाणु, दूसरा बेलनाकार जीवाणु, तीसरा सर्पिलाकार जीवाणु, चौथा कोमाकार जीवाणु। तो जीवाणु को ही हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम बारी बारी से इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो पहला गोलाकार जीवाणु, वैसा जीवाणु जिसका आकार गोल होता है उसे गोलाकार जीवाणु कहते हैं। गोल होता है, क्या होता है भैया? गोल होता है, जिसका आकार गोल होता है उसे क्या कहते हैं? गोलाकार जीवाणु। अब उसके बाद हम बात करें तो आगे बात करें तो बेलनाकार जीवाणु। अब इस वैसा जीवाणु जिसका आकार बेलन के जैसा होता है, किसका आकार? बेलन का जैसा। ये देखिए आपको फिगर में दिखाया गया, बेलन जैसा होता है उसे बेलनाकार जीवाणु कहते हैं। तीसरा हो जाएगा सर्पिलाकार जीवाणु, वैसा जीवाणु जिसका आकार सर्प के जैसा, सर्प मतलब समझ रहे, स्नैक, स्नैक के जैसा होता है उसे सर्पिलाकार जीवाणु कहते हैं। ये देखिए आपको साफ दिखाई देता होगा, वो भी फिगर में, रियल में नहीं। उसके बाद जानते हैं कोमाकार जीवाणु के बारे में। कोमाकार जीवाणु के बारे में जानते हैं। तो वैसा जीवाणु जिसका आकार कोमा जैसा होता है उसे कोमाकार जीवाणु कहते हैं। कोमा जैसा तो कोमाकार। इसे याद रखने के लिए तो आप बहुत ही शॉर्ट में रख सकते हैं, जैसे जैसे हम बताया। तो इसे आप नोट करते जाइए। उसके बाद हम आपको बारी बारी से पूरा चैप्टर के बारे में आज डिटेल कर देते हैं। अब जानते हैं हम गोलाकार जीवाणु के प्रकार। पिछली बार तो जाने थे जीवाणु के प्रकार, अब जानते हैं गोलाकार जीवाणु के प्रकार। इसका 5 प्रकार होता है: मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेप्लोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस और स्टेप्लोकोकस। मोनोकोकस किसे कहते हैं? बारी बारी से जानते हैं। मोनोकोकस वैसा जीवाणु जो एक गोलीय संरचना से बना होता है, एक गोलीय संरचना से बना होता है उसे मोनोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस वैसा जीवाणु जो 2 गोले से मिलकर बने होते हैं उसे डिप्लोकोकस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं टेट्राकोकस, वैसा जीवाणु जो 4 गोलीय संरचना से बने होते हैं उसे टेट्राकोकस कहते हैं, 4 गोलीय संरचना। अब आगे हम जानते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, वैसा जीवाणु जिसका कई गोले कर्म से सजे हो। स्ट्रिप्ट मतलब कई कर्म से सजे होते हैं गोले, जैसे ये देखिए एग्जांपल। और स्टेप्लोकोकस वैसा जीवाणु जो अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। तो देख लीजिए यहाँ अंगूर के गुच्छे के जैसा है। तो इस चारों प्रकार को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब जानने वाले हैं हम आर्चीबैक्टीरिया के बारे में। क्या है आर्चीबैक्टीरिया नहीं है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। आर्चीबैक्टीरिया क्या है नहीं है। सो आर्चीबैक्टीरिया वैसा, यह प्राचीन काल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। आर्चीबैक्टीरिया किस काल में पाए जाते हैं? प्राचीन काल में पाए जाते हैं। जिसकी कोशिका भित्ति NAM और NAG से बने होते हैं। NAG और NAM से बनी होती हैं, जो प्रतिकूल वातावरण में जैसे अधिक तापमान, अवायवीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र एवं अम्लीय क्षेत्र इत्यादि में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। अब NAG और NAM का फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो NAG का फुल फॉर्म हो जाएगा एनएक्टिली ग्लूकोसैमिनी और NAM का फुल फॉर्म हो जाएगा एनएक्टिली मुरैमिक एसिड। अब हम जानते हैं उसके बाद आर्चीबैक्टीरिया के बाद, इसे थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे आर्चीबैक्टीरिया का 3 प्रकार। अब तीनों प्रकार के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला था मेथनोगेन, CH4 गैस का निर्माण करता है, यह बायोगैस बनाता है और यह मवेशियों के अमाशय में पाया जाता है। दूसरा है थर्मोएसिड फिल्स, ये अधिक तापमान एवं लवणीय अम्लीय क्षेत्र में पाई जाती है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसे थर्मस एक्वाइटिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए तीसरा क्या था? तो होलोफिल्स था। अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या है नहीं है। सो तो होलोफिल्स ये है कि यह अधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल के बारे में। वैसा बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं और इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक अपना भोजन बनाता है, एक उसकी ये होता है स्पाइरुलिना और क्लोनी तुतमयी होता है शैवाल, जैसे नोस्टोस के नाम से भी जाना जाता है एनेबिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं आपको नोस्टोस का फिगर डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोस्टोस का डायग्राम है। ये आपको 11th क्लास में त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका यहाँ पे नाम देख लीजिए सिस्लेमा हेट्रोगाइस्ट और वायुमंडल में नाइट्रोजन का संग्रहण करता है। क्या कर अब बात करते हैं बैक्टीरिया में पोषण। बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब कुछ जीवों के। तो स्वपोषी में 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी
दूसरा रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत दो आते हैं, ग्रीन सल्टर बैक्टीरिया और पर्पल सल्टर बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी के अंतर्गत नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस आते हैं। अब बात करते हैं हम परपोषी के बारे में। परपोषी क्या है नहीं है, अधिक जीवाणु रोग का वाहक माना जाता है। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोबैकिलस कहते हैं। ये बहुत ही वीवीआई है, ये आपको वीवीआई है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद हम बता दें आपको कि वाहित मल जल के उपचार में परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया में भी परपोषी का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड बैक्टीरिया को पेरा में मानव रोग को कहते हैं और सिट्रस कैंसर पादप रोग है, एग्जाम्पल है बेम्बू को बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब देखिए सबसे वीवीआई टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का जनन। दो प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। एक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन मतलब अनुकूल परिस्थिति विखंडन के द्वारा होता है। जनक शरीर संतान में टूट जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु का निर्माण होता है और संतान का निर्माण होता है। इसे हम अच्छे से डिटेल में जानते हैं आगे। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ये जानते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें या तो नर या तो मादा भाग लेकर अपने जैसे नए संतान का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के समान होती है। विखंडन किसे कहते हैं, तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर एक नए संतान का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं। आप बारी बारी से इसको नोट कर लीजिए और बहुत ही काम आएगा। और इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। आज हम पूरे चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो जानते हैं बीजाणु जनन के बारे में। अब क्या है बीजाणु जनन? बीजाणु जनन मतलब यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक शरीर अपने अंदर एक साथ कई सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा आपस में मिलकर नए संतान का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन में या तो नर या तो मादा मिलकर, इसमें दोनों नर और मादा दोनों मिलकर अपने जैसे एक नए संतान का निर्माण करता है। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं करते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम आगे जानने वाले हैं इसके बारे में। तो नर बैक्टीरिया का डीएनए मादा बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। नर बैक्टीरिया का डीएनए मादा में ट्रांसफर होता है, इसमें नर संतान बनते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। क्या है सो माइकोप्लाज्मा? यह सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसमें किसी भी एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं हो पाते हैं और जंतु एवं पादपों में रोगों का वाहक माना जाता है। यह सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और यह किसी भी एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं हो पाते हैं और यह जंतु और पादपों में रोगों का वाहक माना जाता है। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसे पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। प्लेरोपेनियम लाइक ऑर्गेनाइज भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं आगे। किंगडम प्रोटिस्टा इस जगत में ऐसे जीव को रखा जाता है जो एक उसके यूकेरियोटिक वाले होते हैं, जो प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। लोकेशन स्वच्छ जल एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा मोमेंट सिलिया और फ्लैजला के माध्यम से प्रचलन एवं भोजन संग्रहण करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी में डाइटम आते हैं और डिस्मी आते हैं और परपोषी में स्माइल मूड। किंगडम प्रोटिस्टा कितने प्रकार के होते हैं? तो अब हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा 5 प्रकार के होते हैं। पहला साइकोफाइटिस, दूसरा डाइनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा यूग्लाइनोड और चौथा स्माइल मूड और पांचवा प्रोटोजोआ। ये मोस्ट वीवीआई है जो आपको डायरेक्ट वे में टकराएगा आपको एग्जाम के व्यू से। तो चलिए इसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगते जाए तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज करें। तो साइकोफाइटिस के बारे में जानते हैं। तो साइकोफाइटिस क्या है? तो वैसा यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और यह स्वच्छ एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे डाइटम और डिस्मी, इसका एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हम बात करें डाइटम किसे कहते हैं भैया। तो डाइटम के बारे में हम अच्छे से बता रहे हैं। ये भी आपका पूरा वीवीआई है, तो इसके बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। पहले नोट करते जाइए और उसके बाद याद करते जाइए। इतना अच्छा से लिखा हुआ है, पॉज करके आप याद कर सकते हैं। डाइटम यह स्वच्छ एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। यह सामुदानिक आकार के जैसा होता है जो एक दूसरे को आच्छादित करता है। यह समुद्र का अच्छा उत्पादक होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोस एवं सिलिया की बनी होती है। डाइटम मरमर का डाइटम मुद्रा का निर्माण करता है। इसका पॉलिश करने एवं तेल या स्ट्रूप से निस्यंदन में किया जाता है। अब जानते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैगेलेट्स क्या होता है? दो कसा वाले वैसे सूक्ष्म जीव जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें क्लोरोफिल ए और सी के कारण जीव स्वयं भोजन बनाते हैं और यह लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट करके याद करिएगा। इसे लाल, हरा एवं पीला पिगमेंट वर्णक पाया जाता है। इसमें लाल, हरा, पीला पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब वर्णक पाया जाता है। इसका आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पे है
डायनोफ्लैगलेट्स का, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए और डायग्राम बढ़िया से बनाइए, हमसे भी बेहतर। तो अब हम जानने वाले हैं रेड डायनोफ्लैगलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैगलेट्स अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए एक विष का निर्माण करता है। किसका विष? किसका निर्माण? विष का निर्माण करता है, जिससे समुद्र में पाए जाने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है और यह समुद्र में पूरा लाल हो जाता है, पूरा समुद्र लाल हो जाता है, जिसे लाल आतंक के नाम से भी जाना जाता है। रेड डायनोफ्लैगलेट्स का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ का सारा मछली मर जाता है, इसलिए। उसके बाद हम जानने वाले हैं यूग्लाइनोड के बारे में। यूग्लाइनोड किसे कहते हैं? तो वैसे एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव जो स्वच्छ एवं स्थिर जल में रहते हैं। इसी कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन का आह्वान पाया जाता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। और यह अपना भोजन क्लोरोफिल ए और बी के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इस प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो ये विषमपोषी बन जाती है। इसमें दो कसा पाए जाते हैं, पहला छोटा और दूसरा बड़ा, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? युगलीना होगा। युगलीना यूग्लाइनेट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब फिगर है, ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके। उसके बाद हम बात करते हैं स्माइल मोल्ड के बारे में। स्माइल मोल्ड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्माइल मोड वैसे यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह अपने भोजन के लिए सड़े गले टहनियों एवं नम पत्तियों पर निर्भर रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में द्विगुणित कोशिका लगातार विभाजित होकर कई सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण करके भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो प्लाज्मोडियम के शीर्ष पर फलनकाय बनाते हैं, जिससे कई सारे बीजाणु उपस्थित होते हैं जो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाकर नए स्लाइमान का निर्माण करते हैं। उसे स्माइल मोड कहते हैं। आगे जाने वाले हैं स्लाइम मोड पोषण की दृष्टि से परपोषी होते हैं। प्लाज्मोडियम के शीर्ष पर उपस्थित फलनकाय में मौजूद बीजाणु में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में यह भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि जीवित रहने के लिए कई सारे बीजाणुओं द्वारा नए फ्लाइमोड का निर्माण करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाइमोड का ये है। आगे हम जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ वैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है एवं यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रोटोजोआ किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रोटोजोआ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एमियोबायोट, फ्लैगलेटेड, सिलिएटा, स्पोरोजोआ। एमियोबायोट किसे कहते हैं? तो यह पेप्सिडोपायोडो को कुटपात की सहायता से प्रचलन एवं भोजन करते हैं। अमीबा और एंटीमायोडा, यह कुटपात। अमीबा किसके द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं? तो कुटपात के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके फ्लैगलेटेड क्या है? तो यह कसाव की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटा यह सिलिया की मदद से प्रचलन करता है, जैसे पैरामीशियम। चौथा हो जाएगा स्पोरोजोआ। इसमें प्रचलन के लिए कई विशेष अंग मौजूद नहीं होते हैं, यह एक साथ कई सारे बीजाणुओं का निर्माण करती है। जैसे स्ट्रक्चर तो अमीबा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा इसका नेम, क्योंकि एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए इसका नाम है, हम नाम के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। जैसे सिलिया, साइकोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बीच में केंद्रक जिसे कहते हैं पोर, फूड, पैकुलर, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा इसे का नाम है इत्यादि। अब जानते हैं हम यहाँ से कवक जगत के बारे में। कवक जगत किसे कहते हैं? तो इस जगत में ऐसे जीव को रखा जाता है जो बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक वाले होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेटेराइड की बनी होती है। कवक जगत की कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेटेराइड की बनी होती है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह जल स्थल सजीवों के शरीर एवं निर्जीवों के भी जीवन को व्यतीत करता है। इसके अंदर आने वाले कोशिका इष्ट नामक कवक को स्थान दिया गया है, जो कवक जगत का एक अपवाद माना जाता है। क्या माना जाता है? अपवाद माना जाता है। आप पैरामीशियम का फिगर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इष्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? दारू, ब्रेड इत्यादि में। आप जो दारू और ब्रेड खाते हैं उसमें इष्ट पाया जाता है। उसके बाद गेहूं नामक वर्ण गेहूं में कीट रोग का फैलाता है। पुनीसनिया नामक गेहूं में कीट रोग फैलाता है। कवक तंतु यही है। कवक जाल ये हो गया। कवक जाल के बारे में जानते हैं। कवक जाल 2 प्रकार के, सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड मतलब एक केंद्रीय और एसेप्टेड मतलब बहुकेंद्रीय। एक केंद्रीय का फिगर और बहुकेंद्रीय का फिगर। अब जानते हैं कवक के बारे में। कवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के कवक होते हैं। फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, ड्यूट्रियोमाइसेट्स, बिसाइडोमाइसेट। फाइकोमाइसेट वैसा कवक जो सरीगली टहनियों एवं पर होते हैं, फाइकोमाइसेट्स कहलाते हैं और अपट्टी एवं बहुकेंद्रीय वाले होते हैं, जैसे म्यूकर। एस्कोमाइसेट्स वैसा कवक जो मल एवं अवशिष्ट पदार्थों पर पाए जाते हैं और ये पट्टी एवं एकेंद्रीय वाले होते हैं, पुनीसनिया। बिसाइडोमाइसेट वैसा कवक जो जीवित पदार्थों के शरीर में पाए जाते हैं, उसे बिसाइडोमाइसेट्स कहते हैं।
और ये पट्टीय एवं एक केंद्रीय वाले होते हैं, पट्टीय एवं एक केंद्रीय वाले होते हैं। उसके बाद ड्यूटेरियोमाइसिट वैसा कवक जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर होते हैं और ये पट्टीय एवं एक केंद्रीय वाले होते हैं, उसे ड्यूटेरियोमाइसिट्स कहते हैं। अब जानने वाले हैं हम कवक जनन कैसे करता है। तो कवक जनन कर के पूरे डिटेल में जानिए। कवक किस प्रकार से जनन करते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कायिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, खंडीकरण, विखंडन, मुकुलन। और अलैंगिक जनन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कोनिडिया, चल बीजाणु और स्पोरोजुआ बीजाणु। लैंगिक जनन 3 प्रकार के, स्पोर, स्कोस्पोर, बिसेडो स्पोर। अब जानते हैं हम आगे खंडीकरण के बारे में। खंडीकरण क्या है? तो यह कायिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक शरीर कई खंडों में बटे होते हैं, कई खंडों में, और प्रत्येक खंड एक नए कवक का निर्माण करता है। विखंडन किसे कहते हैं? तो जब जनक शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ते हैं तो उस जनक शरीर 2 या 2 से अधिक कवकों का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब बात करने वाले हैं मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या है? तो यह कायिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक शरीर के ऊपर कलिका का निर्माण होता है, वह कलिका विकसित होकर नए कवक का रूप ले लेता है। कोनिडिया किसे कहते हैं? तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें कवक तंतु पर कई सारे छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है जो हवा के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर नए कवक का निर्माण करता है। उसके बाद हम बात करें तो चल बीजाणु के बारे में। तो चल बीजाणु किसे कहते हैं भैया? तो चल बीजाणु यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बीजाणु फ्लैजिला के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने आप को विकसित करके नए कवक का निर्माण करता है। स्पोरोजुआ बीजाणु यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जो बीजाणुगानी के अंदर कई सारे बीजाणु का निर्माण करता है और नए कवक के रूप में विकसित होकर स्पोरोजुआ कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे स्पोर। ये लैंगिक जनन का एक भाग है। स्पोर मतलब नर और मादा जनन कोशिका द्वारा संलयन द्वारा नए कवक का निर्माण करता है, उसे स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। आगे हम जानते हैं स्कोस्पोर। स्कोस्पोर किसे कहते हैं? तो इस तरह के कवक में एक स्कस नामक थैली पाई जाती है जिसमें अलैंगिक बीजाणु विकसित होकर नए कवक का रूप ले लेता है। बिसेडो स्पोर किसे कहते हैं? इस प्रकार के कवक में बिसाइडियम नामक संरचना पाई जाती है जिसके बाहर लैंगिक बीजाणु विकसित होकर नए कवक का निर्माण बिसाइडो स्पोर कहलाता है। उसके बाद जानते हैं हम लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है, नहीं है, इसके बारे में। तो लाइकेन यह कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कवक जड़ों से जल, खनिज, लवण इत्यादि को अवशोषण कर शैवाल तक पहुंचाता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक तक पहुंचाता है। इस तरह के कवक और शैवाल के संबंध को सहजीवी संबंध भी कहते हैं। लाइकेन को सहजीवी संबंध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोडाइजा। माइक्रोडाइजा किसे कहते हैं? माइक्रोडाइजा यह कवक और पाइनस के पौधे से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कवक जड़ से जल, खनिज, लवण इत्यादि को अवशोषण कर पाइनस के पौधे तक इत्यादि का अवशोषण पाइनस के पौधे तक पहुंचाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाकर कवक तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लाइकेन, कवक के माइक्रोडाइजा के बारे में बता चुके हैं। तो अब हम जानते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस किसे कहते हैं? तो विषाणु। वायरस मतलब विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है जो स्वतंत्र वातावरण में निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही सजीव शरीर के कोशिका के संपर्क में आती है तो जीवित हो जाती है। इस तरह के सूक्ष्मजीवी आरएनए एवं डीएनए न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इसका आकार बैक्टीरिया से भी छोटा 20 mm से लेकर 300 mm तक होता है। इसे नष्ट करने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। इसे नष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो टीकाकरण की आवश्यकता होती है। वायरस का खोज इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु को किसी दवा या एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं किया जा सकता है। विषाणु अपनी संख्या में वृद्धि जीवित शरीर के कोशिका में ही करता है, जिसे कोलोनिम मशीन के नाम से जाना जाता है। विषाणु काफी तेज से रोगों का प्रसार करता है, जैसे एड्स नामक रोग। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। वैसे जटिल कार्बनिक अणु जो जीवित शरीर और विषाणुओं के आनुवंशिक जानकारी को सुरक्षित और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम बात करने वाले हैं तो वायरस के बारे में। वायरस किसे कहते हैं? तो वायरस वैसे सूक्ष्म जीव जिसमें डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। यह सामान्यतः नींबू, नारियल इत्यादि जैसे पौधों में रोगों को फैलाता है। इसका आकार वायरस से भी छोटा होता है। इसका आकार किससे छोटा होता है? वायरस से भी छोटा होता है। इसका आकार वायरस से भी छोटा होता है। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक था वायरस और न्यूक्लिक एसिड। तो इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहीं